नमस्कार, सुपरफास्ट 100 में देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर है हम। मैं हूं आंचल आनंद और आपके साथ मैं हूं रचना। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। स्कूल के बाहर एबीवीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। एबीवीपी कार्यकर्ता सिंधिया स्कूल में बिहार के सहकारिता मंत्री के बेटे के साथ रैगिंग के मामले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी उनसे उलझ गए, जिसके बाद जमकर हंगामा। एबीवीपी कार्यकर्ता सिंधिया स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग कर रहे थे। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्कूल में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा रखे थे। इसी दौरान पुलिस और छात्रों में जमकर झड़प हुई। दिल्ली में हाउसिंग स्कीम लॉन्च होते ही डीडीए की वेबसाइट क्रैश हो गई। दरअसल एक साथ 5 लाख से ज्यादा लोगों ने वेबसाइट पर क्लिक किया था, जिससे साइट क्रैश हो गई। इसके चलते ऑनलाइन आवेदन करने वालों को अब भारी परेशानियां हो रही। उधर डीडीए की हाउसिंग स्कीम लॉन्च होते ही फॉर्म लेने के लिए लोगों का तांता लग गया। डीडीए के दफ्तर में लंबी लंबी कतारें लग गई। राजधानी दिल्ली में आशियाने की आस में लगे लोगों को फॉर्म लेने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इससे पहले आज सुबह डीडीए की नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च की गई। नई स्कीम में अलग अलग श्रेणी के करीब 25,000 फ्लैट्स हैं। इनकी कीमत 6 लाख से 1 करोड़ तक है। डीडीए हाउसिंग स्कीम के एक फॉर्म की कीमत 150 रूपये है। 18 साल की उम्र का कोई भी शख्स आवेदन कर सकता है। हालांकि एक शख्स का एक ही आवेदन मान्य होगा। हाउसिंग स्कीम के फॉर्म 13 बैंकों की शाखाओं में भी उपलब्ध होंगे। डीडीए की वेबसाइट www.dda.org.in पर भी हाउसिंग स्कीम के फॉर्म्स उपलब्ध हैं। 9 अक्टूबर तक ये फॉर्म्स भरे जा सकेंगे। माना यह जा रहा है कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख के 20 दिन बाद यानी कि 29 अक्टूबर को ड्रॉ निकलेगा। फॉर्म भरने के लिए सामान्य वर्ग के आवेदकों को 1 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस भी देना होगा। कमजोर आर्थिक वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए ये फीस 10,000 ही रखी गई है। ड्रॉ में फ्लैट नहीं निकलता तो रजिस्ट्रेशन फीस वापस हो जाएगी। हालांकि अगर आपने डीडीए के हाउसिंग स्कीम फॉर्म्स में गलत जानकारी दी तो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस जब्त भी कर ली जाएगी। ड्रॉ में फ्लैट निकलने पर 5 साल तक आप उसे बेच नहीं सकेंगे। माना यह जा रहा है कि 31 मार्च 2015 तक फ्लैट अलॉट हो जाएंगे। डीडीए की इस हाउसिंग स्कीम में कुल 25,034 फ्लैट्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 22,627 फ्लैट्स का 1 BHK है। इनकी कीमत 14 से 22 लाख तक की है। 700 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट अलॉट हो जाएंगे। डीडीए की इस हाउसिंग स्कीम में कुल 25,034 फ्लैट्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 22,627 फ्लैट्स का 1 BHK है। इनकी कीमत 14 से 22 लाख तक की है। 700 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट्स हैं, जिनकी कीमत 6 से 11 लाख तक है। अधिकतर फ्लैट्स नरेला, द्वारका और रोहिणी में हैं। डीडीए हाउसिंग स्कीम के फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, येस, एचडीएफसी, एक्सिस सिंडिकेट, कॉर्पोरेशन बैंक, कोटक महिंद्रा और बैंकों में मिलेंगे। दिल्ली से सटे नोएडा में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दर्जन भर लोग जख्मी हो गए। बेकाबू ट्रक और बस के बीच में हुई जोरदार टक्कर में बस में बैठे 4 लोगों की जान चली गई। हादसा नोएडा सेक्टर 71 के चौराहे पर हुआ, जहां पर एक कंपनी की बस और ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसे में मारे गए सभी लोग मदरसन कंपनी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद दोनों ड्राइवर फरार हैं। नोएडा सेक्टर 21 में भी चौराहे पर एक बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दिल्ली के हौज खास इलाके में एक नौकरानी से रेप का मामला सामने आया है। रेप का आरोपी नौकरानी के दोस्त पर लगा है और वो कोलकाता से 6 महीने पहले यहां काम करने आई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली के स्वरूपनगर इलाके में देर रात एक बेटे ने मामूली झगड़े के बाद अपने पिता की ही हत्या कर दी। हत्या की इस सनसनीखेज वारदात ने सबको चौंका दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी बेटा फरार भी हो गया। बताया जा रहा है कि पिता और बेटे के बीच में घर का खर्च चलाने के मुद्दे पर बहस हुई। पिता ने बेटे से घर का पूरा खर्च उठाने के लिए कहा, जिस पर बेटा भड़क गया। गुस्से में बेटे ने धारदार हथियार से पिता पर हमला कर दिया।
दिल्ली के कई इलाकों में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया है। चंद लोग दुर्गापुरी रामनगर इलाकों में 12 घंटों से बिजली गुल होने की वजह से नाराज लोगों ने धरना दिया और जमकर हंगामा कर रहे लोगों का आरोप है कि घंटों बिजली गुल रहती है। बिजली विभाग में फोन करने का सही जवाब नहीं मिलता, फोन नहीं उठाया जाता। लोगों का कहना है कि बिजली बिल बढ़कर आता है लेकिन बिजली नहीं आती। नोएडा के सराफाबाद इलाके में दो परिवारों के बीच में खूनी संघर्ष हुआ। 2 गुटों की फायरिंग की चपेट में आने से एक राहगीर की मौत भी हो गई, जबकि दोनों पक्षों के 7 लोग जख्मी हो गए। दोनों के बीच में करीब 20 राउंड फायरिंग। दरअसल 2 गुटों के बीच में जमीन विवाद को लेकर बहस शुरू हुई। मामले ने तूल पकड़ा, दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई। वारदात के काफी देर बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आगरा में एक साथ कई दुकानों में भीषण आग लग गई। आनंद फानन में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता दुकानें जलकर खाक हो गई थी। ये दुकानें NH2 में दिल्ली रोड के किनारे बनी। आग से लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत हुई कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि पंचर की एक दुकान पर कंप्रेसर फटने से आग लगी। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल असम के कोकराझार में ट्रेन के इंजन में आग लग गई थी। आनंद फानन में आग पर काबू पाया गया। मुंबई में एक बार फिर से मुसीबत की बारिश हुई है। अंधेरी वेस्ट इलाके में सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। गाड़ियां रेंग रेंग कर चली। पाकिस्तान में सियासी संकट गहरा गया है। राजधानी इस्लामाबाद में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया है। एक तरफ जहां पर प्रदर्शनकारी सचिवालय में घुस गए तो वहीं सरकारी टीवी चैनल PTV के दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ तक की गई। इमरान खान की तहरीके इंसाफ पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया, जिनमें से कई कार्यकर्ता सचिवालय के अंदर भी घुस गए। यहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में जोरदार झड़प हुई। PM आवास की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके भी समर्थकों को सचिवालय में घुसने से रोकने की कोशिश की। काफी देर बवाल जारी रहा। एक तरफ जहां सचिवालय के बाहर प्रदर्शन हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ इमरान खान और कादरी के समर्थक गेट तोड़कर सरकारी टीवी चैनल PTV के दफ्तर में घुस गए, जहां प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। पाकिस्तान में PTV के दफ्तर में प्रदर्शनकारियों के घुसते ही चैनल का प्रसारण बंद हो गया। हंगामा बढ़ता देखकर सेना को बुलाया गया। सेना ने PTV के दफ्तर में घुसे प्रदर्शनकारियों को बाहर निकाला और जिसके बाद चैनल का प्रसारण फिर से शुरू हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने कहा कि PTV के दफ्तर में घुसकर समर्थकों ने गलत किया। उन्होंने समर्थकों को फौरन चैनल के दफ्तर से बाहर निकालने की हिदायत दी। PTV पाकिस्तान का इदारा है। मैं सारे कारकुनों को सख्ती से कहता हूं कि बाहर निकले वहां से। अगर आपने सिर्फ गेट के बाहर खड़े हो ना उधर पोशाक खड़े हो। इमरान खान के खिलाफ पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। उन पर अपने समर्थकों के साथ मिलकर कानून भंग करने का आरोप लगाया गया है। इमरान खान ने पुलिस के आरोपों को झूठा करार देते हुए कहा कि हमारे समर्थकों ने कानून नहीं तोड़ा। पाकिस्तान आवामी तहरीक के मुखिया प्रमुख ताहिर उल कादरी ने भी सख्त लहजे में कहा कि अपने समर्थकों को जिताया। उन्होंने कहा कि कोई भी किसी भी भवन के अंदर नहीं घुसेगा। तमाम प्रोटेस्टर्स और अवाम जो मार्च के शुरका हैं उन सबको सख्ती से हिदायत की जाती है कि किसी भी बिल्डिंग के अंदर दाखिल नहीं होना। पाकिस्तान में बीते 14 दिन से जोरदार प्रदर्शनों का दौर जारी है। इमरान खान और ताहिरुल कादरी का आरोप यह है कि नवाज शरीफ ने बीते चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की थी। उनकी मांग है कि नवाज इस्तीफा दें और दोबारा चुनाव कराए जाएं। पाक PM नवाज शरीफ ने देश के हालात को देखते हुए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई है। दूसरी ओर रेड जोन के पास इमरान खान और कादरी के समर्थकों की पुलिस के साथ झड़पें जारी है। इन झड़पों में अब तक 7 लोग मारे गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान में विपक्ष और सरकार के बीच में जारी गतिरोध को देखते हुए पाक आर्मी प्रमुख राहिल शरीफ ने आपात बैठक भी बुलाई थी। बैठक के बाद सेना की ओर से कहा गया कि सेना मामले में दखल नहीं देगी। PM नरेंद्र मोदी के सम्मान में मेजबान जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने खास चाय पार्टी दी। परंपरा के मुताबिक मोदी जमीन पर बैठे और चाय पीते हुए आबे से चर्चा भी की। इस चाय पार्टी को जापान में चानोयू कहा जाता है। PM नरेंद्र मोदी और मेजबान जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के बीच में शिखर वार्ता हो रही है। रक्षा, असैनिक, परमाणु ऊर्जा,
इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मामलों पर अहम करार होने की उम्मीद है। बुलेट ट्रेन और स्मार्ट सिटी पर भी बात हो सकती है। जापान से शिखर वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच में 2+2 नाम का एक सुरक्षा समझौता हो सकता है। इस समझौते के तहत सुरक्षा के मसले पर दोनों देश एक नया सिस्टम तैयार करेंगे। इस सिस्टम में विदेश और रक्षा मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी से मेजबान देश के विदेश मंत्री फुमियो किशिदा भी मिले। दोनों के बीच में करीब 10 मिनट तक बातचीत भी हुई। बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। जापान दौरे के तीसरे दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में कारोबारियों के समारोह में शिरकत की। यहां उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भविष्य भारत और जापान मिलकर तय करेंगे। 21वीं सदी एशिया की है, ये सारी दुनिया मानती है कि 21वीं सदी कैसी हो, ये उस बात पर निर्भर करता है कि भारत और जापान के संबंध कितने गहरे बनते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में जापानी कारोबारियों के बीच में अपने 100 दिनों के सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि 100 दिनों में जो काम किए गए हैं उसके आज परिणाम दिख रहे हैं। 100 दिन के भीतर भीतर जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो में कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य गुड गवर्नेंस है। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के जरिए ही कारोबार को बढ़ावा भी मिलेगा। गुड गवर्नेंस ये मेरी प्रायोरिटी है। कोई भी कंपनी आए तो उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस की अपेक्षा रहती है। सिंगल विंडो क्लियरेंस अल्टीमेट इट्स अ मैटर ऑफ गुड गवर्नेंस। टोक्यो में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि पीएमओ में जापान प्लस नाम से एक टीम बनी जाएगी जो कि जापान से जुड़े मुद्दों को ही देखेगी। हमने तय किया है कि डायरेक्टली पीएमओ के अंडर में एक जापान प्लस इस भूमिका से एक स्पेशल मैनेजमेंट टीम मैं क्रिएट करने जा रहा हूं। जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके खून में भी कारोबार है। मोदी ने कहा कि गुजरात होने के नाते व्यवसाय और पैसा उनके रग रग में है। क्योंकि बीइंग ए गुजराती, मेरे ब्लड में कॉमर्स है, मेरे ब्लड में मनी होता है और इसलिए मुझे इन चीजों को समझना बहुत स्वाभाविक है। पीएम नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के बाद शेयर मार्केट में भारी उछाल भी देखा गया। सेंसेक्स 74 अंकों की बढ़त के साथ रिकॉर्ड 26,812 पॉइंट को छू गया। वहीं निफ्टी में भी अब तक की सबसे बड़ी छलांग देखी गई और निफ्टी 8,000 को पार कर गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इशारों में कहा कि चीन विस्तारवाद की नीति पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद आज की जरूरत है। आज हम चारों तरफ देख रहे हैं 18वीं शताब्दी की जो स्थिति थी वो विस्तारवाद नजर आ रहा है। किसी देश में एनक्रोचमेंट करना, कहीं समुद्र में घुस जाना, कभी किसी देश के अंदर जाके कब्जा करना, इन चीजों की प्रवृत्ति चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा से चीन बौखला गया है। चीनी सरकारी अखबार ने लिखा है कि जापान के पीएम शिंजो आबे चीन और भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अखबार ने यह तक लिखा है कि ब्रिक्स में चीन और भारत के रिश्ते अच्छे हैं, जबकि जापान के साथ ऐसा कुछ नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी टोक्यो में जापान के 136 साल पुराने स्कूल में पहुंचे और यहां छात्रों से बातचीत की। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि भारत के स्कूलों में भी जापानी भाषा की पढ़ाई कराई जाएगी। नेपाल में होने वाले सार्क सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान के गृह मंत्री से अलग से मुलाकात नहीं करेंगे। गृह मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा है कि पाक गृह मंत्री और राजनाथ की संभावित मुलाकात की खबरें सही नहीं। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर लिखा है कि गृह मंत्री ने उनका मानना है कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद और हिंसा को बढ़ावा देना बंद नहीं करता, किसी भी तरह की बातचीत मुमकिन नहीं है। उधर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीएसएफ से कहा है कि पाकिस्तान फायरिंग करे तो पाकिस्तानी सेना को सफेद झंडे दिखाने की बजाय उसे मुंहतोड़ जवाब दे। हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तानी लड़की को खुफिया जानकारियां देने वाले इंडियन एयरफोर्स के एक जवान को पंजाब के पठानकोट में गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट से 10 दिन की रिमांड लेकर पठानकोट पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। सोशल नेटवर्किंग साइट से सुनील की दोस्ती एक पाकिस्तानी लड़की से हुई, जिसने उसे लाखों रुपए का लालच दिया, जिसके बाद सुनील ने एयरफोर्स से जुड़ी खुफिया जानकारियां उस लड़की को देनी शुरू कर दी। सुनील को एयरफोर्स से निकाल भी दिया गया है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2 दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंची हैं। अपने संसदीय क्षेत्र में उन्होंने लोगों से मुलाकात की। वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी करने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह केरल दौरे पर हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के दफ्तर में शाह पहुंचे और नेताओं से मुलाकात की। वो बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित करने वाले। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पहुंचेंगे। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह ने पद्मनाभ स्वामी मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज से नीदरलैंड्स के दौरे पर हैं। अखिलेश यहां पर कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उनका ये नीदरलैंड्स का दौरा रखा गया है। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग में शिकायत की है और उन पर कार्रवाई करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के उपचुनाव में प्रचार करने पर रोक लगाने की भी मांग की है। दरअसल हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जहां पर 10% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं वहां पर दंगे होते हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस बयान से सूबे का माहौल खराब हो सकता है, इसीलिए चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई करे। लखनऊ में बीजेपी सांसद अखिलेश सरकार की नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। धरने में राज्य भर के 30 से ज्यादा बीजेपी सांसद शामिल हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी से गठबंधन को हिंदुत्व की पक्की गांठ का नाम दिया गया है। संपादकीय में उद्धव ठाकरे ने लिखा है कि बीजेपी शिवसेना में तनाव की बेवजह की अफवाह फैलाई जा रही है, जो कि सही नहीं। सामना में उद्धव ठाकरे ने यह भी लिखा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी गठबंधन का हाल हरियाणा जनहित कांग्रेस जैसा नहीं होगा। ठाकरे ने बीजेपी एलजेसी के गठबंधन टूटने के लिए कुलदीप बिश्नोई को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने भोपाल में नर्मदा नदी को लेकर बैठक की। नर्मदा घाटी विकास को लेकर हुई इस बैठक में एमपी के जल संसाधन मंत्री जयंत मलैया भी मौजूद। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर पार्टी के ही वरिष्ठ नेता पर सवाल उठने लगे हैं। महासचिव दिग्विजय सिंह के बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने राहुल पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि राहुल मंत्री नहीं बनना पार्टी को महंगा पड़ गया। बीजेपी के फायरब्रांड नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अब देश भर में जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। पहले उन्हें सिर्फ तमिलनाडु में ही जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलती थी। स्वामी ने जेड प्लस सिक्योरिटी मांगी थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों की सुनने के बाद ही अवैध कोल ब्लॉकों के भविष्य को लेकर फैसला लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिए कि अवैध आवंटन फिलहाल रद्द नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और कोल ब्लॉक पाने वाली कंपनियों की पक्ष भी सुने जाएंगे। इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से लेकर अब तक सभी कोल ब्लॉक आवंटनों को गैरकानूनी बता दिया था। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को कोल ब्लॉक के हुए आवंटन को लेकर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने सीबीआई से जानना चाहा कि बिरला को आवंटन के वक्त नियमों का पालन किया गया है या नहीं। दरअसल सीबीआई ने कुमार मंगलम बिरला और उनकी कंपनी हिंडाल्को को लेकर क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने सीबीआई से पूछ लिया कि पहले ये बताया जाए कि बिरला को कोल ब्लॉक नियम के अनुसार मिले थे या नहीं। कथित रिश्वतखोरी मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में शुरुआती जांच रिपोर्ट पेश कर दी है। वीरभद्र ने इस पर जवाब देने के लिए ज्यादा वक्त मांगा। अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष चंद्र बोस को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। अर्जी में मांग की गई थी कि केंद्र सरकार या तो बोस के जिंदा रहने के सबूत दे या फिर उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पेश करे। मुंबई की कैंपोकोला सोसाइटी के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस केस में महाराष्ट्र सरकार को पार्टी बनाने की मांग को खारिज कर दिया गया। कैंपोकोला सोसाइटी से अवैध फ्लैट हटाने को सुप्रीम कोर्ट पहले ही हरी झंडी दे चुकी है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने किंगफिशर एयरलाइंस और इसके मालिक विजय माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। बैंक का 350 करोड़ का कर्ज माल्या पर है। डिफॉल्टर घोषित किए जाने पर माल्या अब मार्केट से कर्ज नहीं ले सकते। शूटर तारा शाहदेव से लव जिहाद के आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल को रांची कोर्ट ने फिर से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। रांची पुलिस ने फिर से रंजीत की रिमांड मांगी थी, जिसे सीजेएम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। गुजरात के वलसाड़ में 3 लड़के नदी की तेज धार में बह गए। वापी में तीनों नदी में नहाने के लिए गए थे। उसी वक्त एक लड़का तेज धार में बहने लगा। उसे बचाने के लिए बाकी के दोनों लड़के भी पानी में उतरे और वो भी बह गए। उन्हें ढूंढने के लिए बाकायदा तैराक भी लगाए गए। 3 लड़कों के नाम सुलेमान, बंटी और रकीब हैं। तीनों डूंगरी फलिया के रहने वाले थे। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची थी, लेकिन लड़कों और तैराक को ढूंढ पाने में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। हरियाणा के
सिवानी मंडी इलाके में एटीएम मशीन चोरी करने की कोशिश की सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे 3 बदमाश एटीएम मशीन को गाड़ी में लादने की कोशिश कर रहे हैं। केनरा बैंक के एटीएम का ताला तोड़कर चोरों ने एटीएम मशीन उखाड़ ली। तीनों एटीएम मशीन बाहर भी ले आए, लेकिन वजन बहुत ज्यादा होने की वजह से वो उसे गाड़ी में लाद नहीं पाए और गिर पड़े। हारकर वो एटीएम मशीन छोड़कर भाग गए। चोरों ने रात लगभग 3:45 बजे चोरी की कोशिश की थी। बैंक प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस सीसीटीवी की मदद से इन चोरों की तलाश में जुट गई है। बहरहाल इस घटना ने एक बार फिर से एटीएम पर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोली। अलीगढ़ के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स ने एक जिंदा शख्स को मृत बताकर मुर्दा वार्ड में भेज दिया। पुलिस के पहुंचने के बाद जिंदा युवक को मुर्दा वार्ड से निकलवाया गया। शर्मसार करने वाली ये घटना अमल खान सिंह जिला अस्पताल की है। दरअसल 10 दिन पहले सड़क हादसे में घायल हुए शख्स को अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। मुख बधिर होने के कारण ये शख्स अपने बारे में कुछ बता नहीं पा रहा था। इतना ही नहीं, डॉक्टर्स ने 29 अगस्त को इस जिंदा शख्स को मृत घोषित कर दिया। बाद में जब पुलिस इस व्यक्ति को तलाश करते हुए अस्पताल आई तो वो जिंदा मिला। 3 दिन से खाना नहीं मिलने के कारण वो मुर्दा वार्ड में बेहोश पड़ा था। मुंबई के बोरीवली इलाके में 5 साल की एक बच्ची की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बच्ची की लाश बोरीवली नेशनल पार्क ब्रिज के नीचे मिली है। आशंका जताई जा रही है कि बलात्कार के बाद बच्ची की हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में जुटी है। अयोध्या में महंत विजय रामदास की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने उनके चेले दुर्गेश तिवारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दुर्गेश ने पैसों के लेन देन में महंत की हत्या की थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक लापता लड़की के दूसरे समुदाय के लड़के से मिलने पर लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने लड़की को नेपाल में ढूंढ निकाला। उसके घर वालों को जैसे ही खबर मिली वो सिविल लाइन थाने पहुंच गए और लड़की को सौंपने की मांग की। यूपी के गोंडा में 3 जिंदा बम मिलने से हड़कंप मच गया। तीनों बम 3 टिफिन में रखे हुए थे। मौके पर बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। बम को डिफ्यूज करने के बाद उसे फॉरेंसिक टीम को सौंप दिया गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक अजगर के शिकार निगलने की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर नाले में पानी पीने आए एक सियार को विशालकाय अजगर ने अपने जबड़ों में दबोच लिया और धीरे धीरे निकल गया। बालाघाट में जिसने भी अजगर के शिकार करने की खबर सुनी वो मौके पर दौड़ा चलाया। देखते ही देखते नाले के चारों ओर अजगर को देखने के लिए लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। भीड़ से बेखबर अजगर भी अपना शिकार करके ही हटा।